Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of September 2020. 22 सितंबर 2020 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, नीचे कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट्स की लिंक दी है. आप पूरा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन एक्सेस दीज कंटेंट फ्रॉम दोज वेबसाइट्स. आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट पोस्ट और ये सारी चीज़ें मिल जाए. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो ऑल्सो. अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए. लेट्स मूव विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के. पहला क्वेश्चन है स्पाइस प्लस पोर्टल ऑफन सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद. स्पाइस प्लस पोर्टल में से किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर ए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बी डबलिंग फार्मर इनकम, सी इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन 2.0 या डी नो योर न्यूट्रिशन लेवल कैंपेन. क्वेश्चन नंबर 2 इज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर नॉट प्रमोटेड. इनमें से कौन से क्रॉप्स प्रमोट नहीं किए जाते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत? फर्स्ट इज राइस, सेकंड इज बनाना, थर्ड इज मशरूम, फोर्थ इज रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स. सेलेक्ट द करेक्ट कोड. 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 and 4 ओनली या 2, 3 and 4 ओनली. Question number 3 is consider the following statements with respect to Financial Intelligence Unit India. FIUIND के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए. आपको बताना कौन कौन से सही है. पहला, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल हेडेड बाय द फिनेंस मिनिस्टर. दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द बैंक्स of India to furnish a monthly cash transaction report to the FIU on all the transactions over rupees 10 lakh or its equivalent in foreign currency. Which of the following statements are correct? 1 only, 2 only, both या none. तो ये मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस की नोट्स में बताया था. अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा, है ना. नीचे हम इंडियन एक्सप्रेस की भी लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से उसको भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 only, 2 only, both या none. अब आपको मैं एक एक करके आंसर बताता हूँ. पहला क्वेश्चन स्पाइस प्लस पोर्टल का है. ये आया था आपके PIB की न्यूज़ है बेसिकली ये. इसका करेक्ट आंसर है ए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स. दूसरा क्वेश्चन है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत कौन से क्रॉप्स कवर्ड नहीं है? तो इसमें बनाना, मशरूम, रूट एंड ट्यूबर कोई नहीं है. वैसे इसमें राइस, पल्सेज एंड सीरियल क्रॉप्स ऐसे होते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली ये तो नहीं है. बनाना, मशरूम, ट्यूबर क्रॉप्स ऐसे नहीं है. तो इसका आंसर होगा डी 2, 3 and 4. थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा FIUIND के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं. बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो याद रखिएगा, दीज आर द करेक्ट आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आस्क्ड. ठीक है ना. आगे मूव करते हैं. 8 अपोजिशन MP सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा फॉर अनरूली बिहेवियर. तो 8 जो अपोजिशन के MPs हैं उनको राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है फॉर द अनरूली बिहेवियर. ये डिसीजन लिया गया था वाइस प्रेसिडेंट द्वारा, जो वेंकैया नायडू हैं. ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ऑल्सो, है ना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. सो ही हैज़ रिजेक्टेड द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस. कल जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है तो उसको पहले तो उन्होंने रिजेक्ट किया. रिजेक्ट क्यों किया? उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा है. प्रॉपर प्रोसीजर कैसे नहीं फॉलो कर रहा है? बिकॉज देयर शुड बी अ 14 days नोटिस गिवन इन एडवांस. पहले 14 दिन का नोटिस पीरियड होता है पहले. और सिंस ये सेशन 1 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, देयरफॉर दैट 14 days नोटिस पीरियड कैन नॉट बी देयर एंड देयरफॉर दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज रिजेक्टेड. तो याद रखिएगा, 14 days नोटिस पीरियड को फॉलो नहीं कर रहा था ये. दूसरी चीज़, उन्होंने जो मिसबिहेवियर किया उसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है फ्रॉम द राज्यसभा. सो दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. एंड नो कॉन्फिडेंस, कल ही मैंने आपको बताया था कि वैसे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट या कैबिनेट अगर आपको मूव करना है तो केवल और केवल लोकसभा में किया जा सकता है. ठीक है ना. ये तो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट किया गया है यहाँ पे राज्यसभा में. लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूव करना है, कैबिनेट के अगेंस्ट मूव करना है, तो आपको केवल लोकसभा में कर सकते हैं. कम से कम 50 लोग उसके सपोर्ट में आने चाहिए, साइन करने चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हैं. ठीक है ना. एंड ये सब आपको पता है कि अगर एब्सेंट होंगे तो फिर जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से फिर मेजॉरिटी देखी जाएगी कि मेजॉरिटी वोट मिला है कि नहीं मिला है. तो ये सारे कुछ अलग अलग प्रोविजंस है जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग रहते हैं. ठीक है ना, याद रखिएगा. अगला है गवर्नमेंट अनवील्स 26% हाइक इन वीट MSP अमिड प्रोटेस्ट. अब आपको देखो, फार्म बिल्स पास किए गए हैं. फार्म बिल के पास करने के बाद काफ़ी लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं. काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसके बाद MSP हट जाएगा. तो अब गवर्नमेंट ने भी क्या देखा कि ना आओ देखा ना था, उन्होंने MSP सीधे बढ़ा दी. उन्होंने कहा कि नहीं, MSP बढ़े हटेगी नहीं और बढ़ जाएगी. तो MSP में हाइक किया गया है 6 क्रॉप्स में, जिसमें कि वीट में 2.6% का राइज़ किया गया है. एंड ये सारी चीज़ें की गई हैं. अब इसके अलावा वीट के अलावा और किसके किसके MSP बढ़े हैं? बार्ले, ग्राम, मसूर दाल, सेफ्लावर, रेपसीड एंड मस्टर्ड. इन सब के बढ़ाए गए हैं. बार्ले, ग्राम, मसूर दाल, सेफ्लावर, रेपसीड एंड मस्टर्ड. इसके अलावा इनके भी बढ़ाए गए हैं. ठीक है ना, याद रखिएगा.
आगे देखते हैं एमएसपी के बारे में थोड़ा आपको फैक्ट्स बता। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब क्या होता है कि मान लो कल को प्राइस डिक्रीज हो जाए और बहुत ज़्यादा घट जाए, तो जो फार्मर्स हैं उनको किसी इस तरीके के शॉक से बचाने के लिए कि प्राइजेस अचानक से गिर जाएँ, उस शॉक से बचाने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है एमएसपी नाम का। एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है? एमएसपी को रिकमेंड करता है CACP। याद रखिएगा, देयर इज अ बॉडी नेम्ड CACP जो कि इसको एमएसपी को रिकमेंड करती है, और एमएसपी को फाइनल अप्रूवल मिलता है CCEA से, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो CACP इसको रिकमेंड करती है और CCEA इसको फाइनली मतलब अप्रूवल देती है। इसके अलावा शुगर केन में जो एमएसपी है इसको हम क्या बोलते हैं? FRP बोलते हैं। शुगर केन की जो एमएसपी इसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस कहा जाता है, FRP कहा जाता है, ठीक है ना। किस किस क्रॉप में दी जाती है? या देखिएगा सीरियल्स में 7 सीरियल्स हैं जिनमें मिलती है, जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी, इनमें मिलती है। सीरियल्स में 7 हो गए। दूसरा 5 पल्सेस हैं, ग्राम, अरहर या तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल एंड लेंटिल। दीज आर द 5 पल्सेस और दाल। तो 7 सीरियल्स 5 पल्सेस हो गई, तो 7 4 11, 5 1 12। देन 8 ऑयल सीड्स होते हैं, मतलब 20 हो गए टोटल। अब ग्राउंड नट, रेपसीड या मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसमम, सेफ्लावर एंड नाइगर सीड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ऑयल सीड्स में 8 हो गए, ग्राउंड नट, रेपसीड या मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमम, सेफ्लावर एंड नाइगर सीड। तो अब ये कुल मिला के 20 हो गए। इसके अलावा रॉ कॉटन हो गया 21वां, रॉ जूट हो गया 22वां, कोपरा हो गया 23वां, डी हस्ड कोकोनट हो गया 24वां, शुगर केन जिसको FRP बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस हो गया 25वां, और लास्ट 26वां हो गया वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड टोबैको। वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड टोबैको, दीज आर द 26 क्रॉप फाइनली जिसमें कि मिलता है ना। टोटल 26 हो गए। वैसे ये टोटल चीज़ें जो है जिनमें मिलती है MSP 26 हो गई। सो ये आप याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, है ना, इसको याद रख सकते हैं आप। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो यहाँ तो ऐसा कोई खास आइटम नहीं है मिलेगा, है ना, क्योंकि वैसे भी एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। अब आप लोग बिल्कुल मूड में है नहीं देखने के, है ना, न्यूज़ एनालिसिस भी आप लोग नहीं देखते हैं, अपन भी थोड़ा उसको करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो तो डिस्कस करनी ही पड़ेगी। इंटरप्रेटिंग द इंडिया चाइना कन्वर्जेशंस। तो अब एक्चुअली ये आर्टिकल MK नारायण वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, कि MK नारायण बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, जो कि डिफेंस या अमूमन इंडिया चाइना के ऊपर, ये इंडिया चाइना के ही ऊपर ज़्यादा लिखते हैं, चाइना को तो हमेशा फोकस पॉइंट बनाते हैं ये। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें बेसिकली ये है कि जो भी बातचीत चल रही है उसके बारे में, किस चीज़ के बारे में चल रहा था, तो वो अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या है दोनों के इंट्रैक्शंस में क्या अंतर है। तो ऑथर ने बेसिकली बोला जो चाइना का जो स्ट्रैटेजी रहा है वो सुनजू की किताब आती है आर्ट ऑफ वॉर। आई हैव रेड दिस बुक आर्ट ऑफ वॉर बाय सुनजू जो भी आपको बोलना है, सुनजू ने ये किताब लिखी है आर्ट ऑफ वॉर। और ऑथर ने कहा कि आर्ट ऑफ वॉर में जो जैसे एक चीज़ है, सुनजू बोलता है कि डिसेप्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमेशा अपने एनिमी को डिसीव करो, डिसेप्शन में रखो, है ना, उनको पता न चलने दो क्या हो रहा है। तो दैट इज़ द सेम फिलॉसफी विच हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द चाइनीज़ वाइल हैंडलिंग द इंडियंस। तो उन्होंने भी यही किया है, दे ऑलवेज गो फॉर द डिसेप्शन, कहीं और दिखाते हैं, कहीं और पे चोट मारते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग। एंड ऑथर ने यह भी कहा है कि यही स्ट्रेटजी है जो कि क्रिटिकल है एंड यूज़ की जाती है बाय द चाइनीज़। इंडिया जो है वो ज़्यादा कौटिल्य अर्थशास्त्र के उसके हिसाब से चलते हैं। इंडिया में भी अर्थशास्त्र एक किताब लिखी जो कि स्टेट क्राफ्ट की किताब है। देखिए यहाँ पे सुनजू ने लिखा है ऑल वॉरफेयर अकॉर्डिंग टू सुनजू इज बेस्ड ऑन द डिसेप्शन एंड डिसीविंग द अपोनेंट। लेकिन कौटिल्य का जो एम्फेसिस रहा है वो सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ पावर एंड मोरालिटी पे रहता है। मतलब कि सुनजू बोलता है कि मोरालिटी इतनी, सुनजू के लिए मोरालिटी इतनी मैटर नहीं कर रही है, लेकिन कौटिल्य के लिए मोरालिटी और पावर दोनों ही मैटर कर रही है। सुनजू सीक्स टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग एंड रिजॉर्टिंग टू अटैकिंग द एनिमीज स्ट्रैटेजी एज द बेस्ट ऑप्शन। तो सुनजू क्या बोलता है, आपको में एनिमी को हराना कैसे है, विदाउट फाइटिंग एंड रिजॉर्टिंग टू अटैकिंग द एनिमीज स्ट्रैटेजी एज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना। एंड चाइना के लीडर्स हमेशा से सुनजू की जो मैक्सिम्स है उनको फॉलो करते आए हैं। वैंग ई जो इस समय प्रेजेंट में है वो भी इसी मैक्सिम को फॉलो करते हैं।
अब यहाँ पे देखो अगर इंडिया की अप्रोच देखी जाए तो मिस्टर जयशंकर वॉज पॉसिबली ए प्रिजनर ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बिलीव्स फॉर इन हिज ओन वर्ड्स द चैलेंज ऑफ इंडिया फेस्ड इज टू मैनेज मोर पावरफुल नेबर वाइल इंश्योरिंग इट्स ओन राइज। तो इन्होंने कहा कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी वो ये है कि चाइना जो कि एक ज़्यादा पावरफुल नेबर है, हमको ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चाइना इज़ अ मोर पावरफुल नेबर, तो हमको उनको भी अडेप्ट करना है, मैनेज करना है और अपने राइज को भी आगे बढ़ाना है, अपने राइज को भी आगे बढ़ाना है। हाउ कैन वी डील विद चाइना, किस तरीके से डील किया जाए चाइना के साथ। तो इंडिया नीड्स अ केयरफुली ड्रॉन अप प्लान एज ऑल्सो एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू डिनाई बीजिंग इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमको एक केयरफुली ड्रॉन प्लान बनाना चाहिए ताकि हम जो चाइनीज़ हैं उनके इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स उनको दूर रखें, जैसे इंडिया की टेरिटरी लेना। तो हमको अब किसी तरीके से अपना स्टैंड क्लियर रखना है कि वी वोंट बी गिविंग इवन एन इंच ऑफ लैंड, सबसे पहली क्लियर चीज़, ठीक है ना। हमको अपना रीजनल डोमिनेंस भी मेक श्योर करना है कि वी आर एबल टू एस्टैब्लिश अवर रीजनल डोमिनेंस, ठीक है ना। एंड वी मस्ट रीच आउट टू अदर नेबर्स एंड अदर कंट्रीज बियॉन्ड चाइना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको अदर नेबर्स, अदर मतलब कंट्रीज तक भी जाना पड़ेगा एंड वी हैव टू टेल देम, वॉर्न देम अबाउट दिस चाइनीज़ इनकर्जन्स एंड ऑल। हमको चाइनीज़ के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा और अपनी दोस्ती और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी अपने नेबरहुड में, न केवल डायरेक्ट इमीडिएट नेबरहुड में बल्कि दूसरी जो कंट्रीज हैं वेस्ट में कॉपरेशन है, तो हमको मिलिटरीली प्लस दूसरे इकोनॉमिक कॉपरेशन, सारे कॉपरेशन हमको लेने पड़ेंगे। वी मस्ट पोज अवर सेल्फ एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना। फर्स्ट थिंग, हमको खुद को एक अल्टरनेटिव टू चाइना की तरह दिखाना है। दूसरी चीज़, हमको ये भी दिखाना है कि वो किस तरीके से गलत है एंड किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट गैदर कर सकते हैं। देन इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड मिलिटरीली ऑल्सो, हमको मिलिटरीली भी वो रहना पड़ेगा, अदरवाइज चाइना इतना ज़्यादा एम्बिशियस है कि वो हमको और नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमको मिलिटरीली भी तैयार रहना पड़ेगा। देन वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर टू सी दैट चाइना डज नॉट एक्सप्लॉइट द प्रेजेंट पैंडेमिक टू डीपेन इट्स इन्फ्लुएंस इन इंडियाज नेबरहुड। तो हमको ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना अपने मतलब जो ये पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 उसका यूज़ करके अपने जो नेबरहुड है उसमें और ज़्यादा अपना डोमिनेंस दिखाने लगे, है ना। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर टू दैट ऑल्सो, ठीक है ना। तो इन तरह से हमको अफ्रीका, एशिया, हर कंट्री में अपने आप जा करके उनके साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना है, प्लस हमको अपना इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, हमको अपना मिलिटरीली डेवलपमेंट भी करना है ताकि चाइना को हम कैसे भी आगे फेस कर सकें और चाइना का जो बढ़ता हुआ असर्टिवनेस है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकें। अगला है विद चाइना एज बैकड्रॉप न्यू दिल्लीज मॉस्को वॉच। अब ये जो आर्टिकल है वो इंडिया, चाइना और रशिया को साथ में रखते हुए लिखा गया है। अब जैसे इंडिया ने अभी रिसेंटली कावकास 2020 एक्सरसाइज थी जो कि रशियन एक्सरसाइज थी, उससे बाहर पुट आउट हो गए। इसको कॉकसस 2020 भी कहा जाता है। इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि SCO के बैकड्रॉप में रखी गई थी। रशिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। इंडिया ने इसलिए इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया क्योंकि चाइनीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और हमारे इशूज़ बॉर्डर के चल रहे थे, इसलिए हमने कहा कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। अब ऑथर का ये आर्टिकल जो है इसमें ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इसमें अगर आप देखो तो इंडिया और रशिया का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, जैसे कि SCO में हुआ। इसके अलावा जब 75th विक्ट्री डे परेड थी वहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए, है ना। 75th विक्ट्री डे परेड जो है वर्ल्ड वॉर के बाद की है ना। वर्ल्ड वॉर 2 जो था उसकी विक्ट्री का 75 साल थे, तो उसके लिए हम गए थे। देन उसके बाद हमने इंदिरा एक्सरसाइज की, इंडिया रशिया की जो नेवल एक्सरसाइज है इंदिरा, वो हमने की अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इसके अलावा अगर आप देखो तो ब्रिक्स के बैकड्रॉप पे हम उनसे मिले। तो ये देखो ये सारे जो कोऑपरेशन है अलग अलग फोरम्स में जो हम मीट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं बिकॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज वेल। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि इंडिया एंड रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैग्मेटिक प्लेयर्स हैं विच आर लुकिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग देयर स्ट्रेटेजिक मैन्योरेबिलिटी, है ना। तो हम दोनों ही प्रैग्मेटिक प्लेयर्स हैं और हम दोनों ही ये चाहते हैं कि एक दूसरी कंट्री के साथ आगे बढ़ते जाएं, कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ते जाएं, ठीक है ना। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी हम जानते हैं, प्लस हम दोनों ऐसी कंट्री हैं हु वांट टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो ऑफ टाइज। मतलब हम दोनों कंट्री चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहें, ठीक है ना। अब इसके अलावा कई एक्सटर्नल इवेंट्स भी हैं जो कि हमारे रिलेशंस को मॉडिफाई करते हैं। जैसे रशिया इस समय चाइना के साथ थोड़ा ज़्यादा कोजी हो रहा है। अब कैसे कोजी हो रहा है, क्यों कोजी हो रहा है देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ है कि इंडिया का अलाइनमेंट जो था वो अभी बीच में USA की तरफ ज़्यादा हो रहा था बिकॉज द रीज़न वॉज इंडिया वॉज अलाइनिंग मोर टूवर्ड्स द USA, पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि रशिया जो है
वो नहीं चाहता था कि वेस्ट में एक पोल बन जाए वर्ल्ड, मतलब जैसे पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे दो पोल थे, अभी वापस से ऑस्ट्रेलिया यूएसए का जो डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस था काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। इस कारण से रशिया ये चाहता था कि एक पावरफुल अगर एलाई हम बनाएं इस तरीके से तो हम वेस्ट को काउंटर कर सकते हैं। तो दिस वॉज अनदर रीज़न कि वाई रशिया चोज चाइना एज इट्स पार्टनर। देन थर्ड रीज़न ये था कि जो यूएसए है उसकी जो अप्रोच रहती है, उसके जो मेथोडोलॉजी रहती है अगेंस्ट दीज कंट्रीज, जैसे रशिया हो गया उसके अगेंस्ट सैंक्शन लगा दिया, ये सारा कर दिया, तो ये भी काफ़ी बड़ा एक रीज़न है कि क्यों चाइना के तरफ वो बढ़ रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि चाइना जो है उसका रिलेशन अच्छा नहीं है यूएसए के साथ। तो रशिया को लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है इन काउंटरिंग द यूएसए या उसकी पॉलिसी को काउंटर करने के लिए, एंड दिस विल बी इन इट्स इंटरेस्ट। तो ये तीन रीज़न है मेन कि क्यों रशिया जो है वो चाइना की तरफ जाता है, झुक रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग। अब इंडिया जो है उसको रशिया के साथ अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वर्ल्ड स्प्लिट हो जाएगा दो ब्लॉक्स में फिर से, तो वो डिट्रीमेंटल रहेगा ना केवल न्यू दिल्ली के लिए बल्कि मॉस्को के लिए भी। तो हम दोनों को ही अपने लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को देखना चाहिए, एंड हमें तो खास तौर पे रशिया के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए कि रशिया इज़ नॉट अ न्यू पार्टनर, काफ़ी पुराना पार्टनर है रशिया, बहुत सारे मैटर्स में उसने हमारी मदद की है, एंड वी नीड द सपोर्ट ऑफ रशिया इफ़ वी वांट टू इमर्ज एज अ ग्रेट पावर। क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के बीच में भी अभी भी डाउट्स रहेंगे, ऐसा नहीं कि रशिया फुल्ली ट्रस्ट कर सकता है चाइना के ऊपर या ये, तो उसके मन में भी डाउट रहेगा, वो भी नहीं चाहेगा कि कोई और ज़्यादा पावरफुल नेशन उससे ज़्यादा डेवलप करे, इस कारण से भी हमको उनसे लेनी पड़ेगी मदद। अगला है इंडिया एंड द अब्राहम अकॉर्ड। अब अब्राहम अकॉर्ड आप सबको पता है कि ये इजराइल प्लस यूएई प्लस बहरीन के बीच में भी साइन किया गया है, पीस का एग्रीमेंट है। अब इसके बाद ये 4 अरब कंट्रीज़ हो गई जिन्होंने कि इजराइल के साथ पार्टनर पीसफुल रिलेशंस रखे हैं। पहली थी इजिप्ट जो कि 1979 में आया था, 1979 में, ओके, तब उसको कैंप डेविड अकॉर्ड कहा जाता है, कैंप डेविड अकॉर्ड। फिर 1974 में ओस्लो प्रोसेस हुई, ओस्लो प्रोसेस में जॉर्डन आया 1994 में, सॉरी 1994 में, नॉट 74, 1994 में फिर जॉर्डन के साथ ओस्लो प्रोसेस आई। देन उसके बाद अभी हमने अब्राहम अकॉर्ड देखा जिसमें कि इजराइल प्लस यूएई प्लस बहरीन आ गए हैं, ठीक है ना। अब ऑथर ने एक्चुअली ये आर्टिकल जो लिखा है कि क्या इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा। सबसे पहली बात तो एक तो इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ जो होगी वो ये होगी कि इससे पैलेस्टीन का जो मुद्दा है वो हो सकता है सॉल्व हो जाए धीरे धीरे, क्योंकि अब जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इजराइल के फेवर में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक जनरल कंसेंसस बना करके इजराइल और पैलेस्टीन का जो डिस्प्यूट है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना, पैलेस्टीन डिस्प्यूट को। तो दैट अगर ये सॉल्व हो जाता है तो इंडिया को जो अभी तक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता था पैलेस्टीन और इजराइल दोनों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, वो नहीं करना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो इजराइल और जीसीसी की टाइज हैं दैट में प्रोवोक न्यू पोलराइजेशन बिटवीन द जिहादी फ्रिंजेस एंड द मेन स्ट्रीम, है ना। ये भी एक सोच इस होता है कि अगर जीसीसी और इजरायली एक साथ होंगे तो जो जिहादी फ्रिंज ग्रुप्स हैं वो एक नया पोलराइजेशन शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ है कि प्रॉक्सी वॉर जो ईरान एंड इसराइल है वो हो सकता है, देयर कैन बी अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन इसराइल एंड ईरान, ठीक है ना। और इंडिया वुड हैव टू बी ऑन इट्स ग्राउंड टू मॉनिटर द इवन प्रीएम्प्ट एनी थ्रेट टू इट्स इंटरेस्ट इन द गल्फ। इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये पड़ेगा कि इंडिया के बहुत सारे लोग गल्फ नेशंस में हैं, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ईरान और इसराइल के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग न केवल इसराइल में हैं बल्कि ईरान में भी हैं, है ना। इंडिया की डायस्पोरा के बहुत सारे लोग जीसीसी नेशंस और यहाँ पे हैं, तो उनको भी हमको सेफ रखना है, उनके ऊपर भी कोई किसी तरह की परेशानी ना आए, ये भी हमको देखना है। और ये जो रिलेशनशिप्स बढ़ते जा रहे हैं इनका इम्पैक्ट वहाँ पे भी पड़ सकता है। इसका दूसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है वो ये है कि हमारा जीसीसी नेशंस के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इसराइल का अगर रिलेशनशिप जीसीसी नेशन से और इन सबसे बढ़ेगा तो हो सकता है कि इसराइल धीरे धीरे इंडिया को रिप्लेस करते, चाहे फार्मास्यूटिकल हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इन सब में वो चाहे तो हमको रिप्लेस कर सकता है। तो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज जो कि इंडिया को हो सकता है। प्लस इसराइल जो है दैट इज़ नोन एज द स्टार्टअप नेशन, वो उसको स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। देयरफॉर दे कैन ईजिली फिट इन द वेरियस इनक्यूबेटर्स इन यूएई। बहुत सारे इनक्यूबेटर्स यूएई में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कवर कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा जो फॉल आउट था वो यही था, है ना। तो ये भी आपको मैंने बता दिया।
डाइल्यूशन विदाउट एडिक्वेट डेलिब्रेशन, अब ये जो आर्टिकल है ये लेबर लॉज के जो डाइल्यूशन किया गया है उसके ऊपर ये है। 2020 में एक नया बिल आया है जिसमें कि लेबर लॉज के जो कोड हैं 2-3 उनको चेंज किया गया है। 2019 में भी आया था लेकिन तब इतना हार्श नहीं था, लेकिन इस बार ज़्यादा हार्श। जैसे कि अभी क्या किया गया है, 2020 में एक बिल आया है जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डिफाइन करता है एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जिसमें 10 वर्कर से ज़्यादा हों अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है और 20 वर्कर से ज़्यादा हों अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही है। उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया है। अब कर दिया गया है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है तो 20 वर्कर और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ हो रही है तो फिर 40 वर्कर कर दिया गया है, ठीक है ना। फैक्ट्रीज एक्ट मतलब किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 10 लोग या 20 लोग में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जो कंडीशन थी लग जाती थी, बट अब 20 और 40 लोगों तक वो कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है ना। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है वो ये बोलता है कि कम से कम 100 लोग अगर आपके यहाँ हैं, अगर 100 लोग से आपके ज़्यादा हैं तो आपको गवर्नमेंट के पास सारे रिट्रेंचमेंट या थ्रेशोल्ड ये सब भेजना पड़ेगा। मतलब कि आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप लोगों को हटा रहे हो, कैसे हटा रहे हो, क्यों हटा रहे हो, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन अब उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा करके 300 कर दिया गया। सबसे बुरा यही लॉ है। क्यों? क्योंकि अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि अब 300 तक की अगर लोगों की कंपनी है तो हायरिंग एंड फायरिंग बहुत ईजी हो जाएगी। मतलब वर्कर्स को लगाओ, वर्कर्स को हटाओ, बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा एक प्रावधान है जो कि ला दिया गया है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग। दूसरी चीज़ में ये बोला गया है जो 2020 के बिल है इसमें कि इसमें कहते हैं कि कोई भी प्रोविज़न है, अगर कोई सर्कमस्टेंस ऐसा आता है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे वो सारे प्रोविजंस को हटा दिया जाएगा। मतलब कि लॉ के सारे प्रोविजंस को आप हटा सकते हैं अगर कोई पब्लिक मतलब कि अगर मान लो सपोज कोई कंपनी उसमें वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया तो गवर्नमेंट चाहे तो ये बोल सकती है कि पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे आपके जितने भी लॉज हैं, आपके जितने भी राइट्स हैं उनको हम सस्पेंड करते हैं। तो एक्ट के सारे प्रोविजंस को सस्पेंड किया जा सकता है इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है गवर्नमेंट के पास। पहले ऐसी कोई पावर नहीं थी। देखो, अर्लियर द फैक्ट्रीज एक्ट परमिटेड सच एग्जेम्पशंस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ 3 मंथ। पहले केवल 3 महीने तक के लिए एग्जेम्पशन हो सकता था, वो भी ड्यूरिंग अ पब्लिक इमरजेंसी। केवल और केवल पब्लिक इमरजेंसी के केस में ही ऐसा हो सकता था और 3 महीनों के लिए ही किया जा सकता था। अब वो चीज़ हट गई है, ठीक है ना। दैट इज अनदर थिंग विच इज देयर। अब देखो, तीसरा जो चेंज है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के रूप में। 2019 में जो बिल आया था उसने ये कहा था कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर वाला जो चीज़ है वो एप्लीकेबल रहेगा टू इस्टेब्लिशमेंट जिसने कम से कम 20 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में एंड कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई में मतलब एम्प्लॉय किया हो, कम से कम 20 वर्कर। अब वो 20 वर्कर से बढ़ा करके 50 वर्कर तक कर दिया गया। मतलब कि अब जो कंडीशंस हैं, जो सोशल सिक्योरिटी की ये सब कंडीशंस हैं, पहले केवल 20 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स में ही लागू हो जाती थी, अब वो 50 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स तक लागू नहीं हो पाएगी। तो दैट इज़ द थिंग। ये भी बहुत बड़ा प्रोविजन है जो कि किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फोर्थ है द बिल 2019 बिल ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी अलाउड द गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन अंडरटेकिंग ऑपरेशन दैट कुड बी डेंजरस टू देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। 2019 में जो बिल आया था उसमें ये कहा गया था कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंतर्गत गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगा कि वो वुमेन को एम्प्लॉयमेंट से रोक सकती है ना, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट से रोक सकती है अगर उनको लगता है कि उनकी हेल्थ के लिए डेंजरस है। 2020 बिल में ये कंडीशन रिमूव कर दी गई। मतलब कि अब गवर्नमेंट नहीं रोक सकती वुमेन को, चाहे उनकी हेल्थ के लिए अच्छी हो चाहे ना हो, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स। ऑथर का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें सोची नहीं गई, इसमें प्रॉपर डेलिब्रेशन करना चाहिए था, डेलिब्रेशन के बाद इनको लगाना चाहिए था। नेवीज फर्स्ट विमेन एयरबॉर्न टेक्नीशियंस। तो नेवी की पहली एयरबॉर्न टेक्नीशियंस यानी कि कॉम्बेटेंट बन गई हैं कुमुदिनी त्यागी एंड सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। तो रीति सिंह और कुमुदिनी त्यागी दे आर द फर्स्ट वुमेन एयरबॉर्न टेक्नीशियंस यानी कॉम्बेटेंट्स। एयरबॉर्न टेक्नीशियंस कॉम्बेटेंट्स, लेकिन ये नेवी की हैं, इंडियन। मतलब नेवी में जैसे शिप्स हैं, शिप्स के अंदर जो हेलीकॉप्टर्स रहते हैं उनको ये चलाएंगी, उनसे ये ऑब्जर्व करेंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली दे पास द नेवीज ऑब्जर्वर कोर्स, है ना। दे पास द ऑब्जर्वर कोर्स कुमुदिनी त्यागी एंड रीति सिंह। दे विल बी द फर्स्ट वुमेन एयरबॉर्न टेक्नीशियंस और कॉम्बेटेंट इन द कंट्री, याद रखेगा, ठीक है ना। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नेवल एविएशन इन इंडिया दैट वुमेन ऑफिसर्स विल बी जॉइनिंग हेलीकॉप्टर्स एंड सब्सिक्वेंटली ऑपरेटिंग फ्रॉम द डेक्स ऑफ वॉरशिप्स, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा डेवलपमेंट है जो कि इंडिया में हुआ है, इसको याद रखेगा। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। बस हाँ, एक आर्टिकल था प्राइवेटाइज सेलेक्ट PSU बैंक्स। अब रघुराम राजन जी ने 2-3 पॉइंट दिए हैं अगर आपको इकॉनमी को थोड़ा ओवरकम करना है। तो उन्होंने पहली चीज़ तो ये बोली कि जो
कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो कि सही काम नहीं कर रहे हैं, सेलेक्टेड पीएसयूज जो हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, उनको आप प्राइवेटाइज कर दो दोबारा से। दूसरा, एक बैड बैंक बनाओ टू डील विद द एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से डील करने के लिए एक बैड बैंक बनाओ। थर्ड है डाइल्यूट द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रोल। जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के रोल को आप डाइल्यूट करने का टाइम आ गया है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसके रोल को वो मत करो, ठीक है, ज़्यादा पैट्रोनेज मत दो। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, जो कि 2-3 पॉइंट्स आप इसको याद रखेगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।